हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है परावैद्युत, जिसको इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब इस परावैद्युत टॉपिक से कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं वो देखते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। परावैद्युत ध्रुवण को समझाइए। परावैद्युतांक, ध्रुवण सदिश, वैद्युत प्रवृत्ति एवं परावैद्युत सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए और परावैद्युतांक के एवं परावैद्युत माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति काई में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस परावैद्युत टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जिनको हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे पास कागज है, मोम है, लकड़ी है, अभ्रक है, प्लास्टिक इत्यादि। ये कौन से पदार्थ होते हैं? न तो ये कुचालक में आ रहे हैं, न चालक में आ रहे हैं। ठीक है ना। जनरली हम इनको कुचालक ही कहते हैं, जनरली लकड़ी कुचालक है। लेकिन हम एक अलग तरीके की कैटेगरी तैयार कर रहे हैं इन पदार्थों के लिए, और वो कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। परिभाषा क्या कहती है? वे पदार्थ जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कागज, मोम, लकड़ी, अभ्रक, प्लास्टिक इत्यादि। यानी कि जब हम इसको करंट से जोड़ेंगे तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन किसी विद्युत क्षेत्र में अगर हम रख देंगे तो ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का प्रदर्शन करेंगे। अब प्रदर्शन किस तरीके से करेंगे वो हमको जनरली नहीं दिखेगा। इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में अंतर आएगा, इनकी जो आंतरिक संरचना है उसमें परिवर्तन देखा जा सकेगा, और वो परिवर्तन किस तरीके से होगा इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके दो प्रकार हो गए। पहला है ध्रुवीय परावैद्युत। जो पहला प्रकार है उसको बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, और इंग्लिश में कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है ना। अब ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि ऐसे परावैद्युत। अब देखिए, दो चीज़ों की हम बात करते हैं। किसी पदार्थ में, पदार्थ जो है कई सारे परमाणुओं, अणुओं इत्यादि से मिलकर बना होता है। तो द्विध्रुव हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो दो परस्पर विपरीत आवेशों से मिलकर बना हुआ एक निकाय है, जिसमें आवेशों के बीच की दूरी अत्यल्प होती है ना, वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ पे ध्रुवीय परावैद्युत से मतलब ये है कि जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। जैसे अगर सपोज करिए हम किसी ध्रुवीय परावैद्युत का प्रदर्शन करना चाहें, तो इस तरीके से कोई भी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है, तो उसके अंदर जो अणु होते हैं उनकी स्थिति इस तरीके से होगी। इस तरीके से छोटे छोटे अणु होंगे। थोड़ा सा फिगर को बड़ा बना लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। इस तरीके से ये ऐसे, इस तरीके से आप अव्यवस्थित प्रारूप में इनको पाएंगे। इस तरीके से अव्यवस्थित, ये कहलाता है धनावेश। अब यहाँ पे जो है अगर ऋण है तो धन यहाँ पे हो गया। ठीक, यहाँ पे ऋण है तो ये धन हो गया, यहाँ पे धन है तो ये ऋण हो गया, यहाँ पे ऋण है तो ये धन हो गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो धनावेश और ऋणावेश का सेंटर है वो अलग अलग यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। लेकिन ध्रुवीय परावैद्युत में जो है धनावेश और ऋणावेश का केंद्र कैसा होता है? संपाती नहीं होता। तो ये कौन सा परावैद्युत हो गया? ये ध्रुवीय परावैद्युत, क्योंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपाती नहीं है।
तो वे पदार्थ या वे परावैद्युत जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं वो ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। या हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं, H2O पानी का अणु हो गया, HCl है इत्यादि। ये ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं क्योंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश अलग अलग होते हैं, संपाती नहीं होते हैं, और उसको हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो ये ध्रुवीय परावैद्युत की परिभाषा हो गई। बेपरावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं, जैसे H2O HCl इत्यादि। दूसरा जो प्रकार है वो कहलाता है अध्रुवीय परावैद्युत, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स इसको बोलते हैं। दूसरा जो प्रकार हो गया उसको हम बोलेंगे अध्रुवीय परावैद्युत, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे परावैद्युत जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। वे परावैद्युत जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र एवं ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। जैसे H2, ठीक है ना, ये कौन सा परावैद्युत हो गया, अध्रुवीय परावैद्युत हो गया। O2 अध्रुवीय परावैद्युत, N2 अध्रुवीय परावैद्युत इत्यादि, ठीक है ना, ये सब अध्रुवीय परावैद्युत हो गए। तो ध्रुवीय परावैद्युत में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, और अध्रुवीय परावैद्युत में जो है धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र जो है परस्पर कैसा होता है, संपाती होता है। चलिए, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें परावैद्युत किसे कहते हैं और परावैद्युत के प्रकार। दूसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है, परावैद्युत ध्रुवण। परावैद्युत ध्रुवण, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यानी कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ जो है वो ध्रुवित कैसे हो जाता है, ठीक है ना। तो उस प्रक्रिया का हम अध्ययन करेंगे कि जब कोई भी परावैद्युत पदार्थ जो है उसका
ध्रुवण कैसे होता है। यहाँ पे हम समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों को इस तरीके से रख दिए, इस तरीके से दो प्लेटें बना लिए ऐसे, और प्लेट ए हो गई, प्लेट बी हो गई। प्लेट ए पर प्लस प्लस चार्ज कर देते हैं, एक प्लेट को धनावेशित और दूसरे प्लेट को ऋणावेशित कर दिया ऐसे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, इसको हम EO से दर्शा दिए। इस विद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है उसको हम इस तरीके से ले आकर के रख दी। यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ की पट्टी का नामकरण कर देते हैं, ये P है, ये Q है, ये R यहाँ पर कर दीजिए, S यहाँ पर कर दीजिए, PQRS। PQRS जो है एक आयताकार परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है। तो हम पहले से जानते हैं कि ये परावैद्युत कौन सा ध्रुवीय परावैद्युत है, और इसमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं है। तो जैसे ही हम इसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो दो स्थितियां हैं। अगर अध्रुवीय परावैद्युत है तो वो ध्रुवीय हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जैसे ही विद्युत क्षेत्र के हम प्रभाव में रखेंगे तो धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग हो जाएगा। और अगर पहले से ध्रुवीय परावैद्युत है तो उसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो है संरेखित हो जाएंगे, मतलब जो इसके अंदर जो अणु टाइप की स्थितियां होंगी ऐसे, वो सब एक रेखा में संरेखित हो। जैसे इधर ऋण है तो इधर धन हो गया, ऋण धन ऋण धन। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस तरीके से संरेखित हो रहे हैं ऐसे, ये ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन है। सारे के सारे इसके जो ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से संरेखित हो जाएंगे। और इस चूँकि अभी जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 था उसका एक द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। पहले बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण था वो क्या था, 0 था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हमने इस ध्रुवीय परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 में रखा, सारे के सारे उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो संरेखित हो गए और एक तरीके से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो है संरेखित हो गए। और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हमने नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगर इसी को हम सिर्फ केवल पट्टी के रूप में बनाएं इस तरीके से, तो हमें देखते हैं कि इस पर प्लस चार्ज है ऐसे, इस पर माइनस चार्ज कर देते हैं ऐसे ऐसे। यहाँ पे PQRS जो प्लेट है वो रखी गई है, इस पर माइनस चार्ज हो गया, एक साइड पूरा माइनस हो गया, एक साइड पूरा प्लस हो गया। तो जो मूल विद्युत क्षेत्र है वो वेक्टर E0 है, और जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न हुआ है उसको हम EP से दर्शा देते हैं, EP से दर्शा दिया। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र E होगा, यहाँ पे हम इसको E से दर्शा रहे हैं, वो जो प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र E0 है वो उससे घटा हुआ अपने को प्राप्त होगा, क्योंकि ये स्थिति में वो विद्युत क्षेत्र को घटाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। जो विद्युत क्षेत्र इसके अंतर्गत जो है इंड्यूस्ड हो रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है, वो मूल विद्युत क्षेत्र को घटाने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परावैद्युत ध्रुवण है क्या। जब किसी परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को या किसी परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है
तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। सॉरी, अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को हम लिख सकते हैं, इस क्रिया को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा? हमने इसमें ये देखा कि किसी परावैद्युत पदार्थ को जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये हमने किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी PQRS को हमने रख दिया, तो रखते ही उसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र पहले से ही अलग अलग थे, वो सब विद्युत क्षेत्र के दिशा में संरेखित होना शुरू हो गए। तो पहले जो इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 था, वो अब कुछ न कुछ नेट द्विध्रुव आघूर्ण इसका हो गया है ना। और जो द्विध्रुव आघूर्ण इसमें प्रेरित हुआ उसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना अधिक इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल ज़्यादा होगा। ठीक है ना। इस क्रिया को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ पर जो मूल विद्युत क्षेत्र है वो E0 है। मूल विद्युत क्षेत्र कौन सा है? E0 है। ठीक है। और इस मूल विद्युत क्षेत्र में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक पट्टी रख दी है, और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो रहा है, और वो विद्युत क्षेत्र जो है मूल विद्युत क्षेत्र को घटाने का प्रयास करता है। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र E प्राप्त हो रहा है वो इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के अंतर के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मूल विद्युत क्षेत्र है वो घट रहा है। उसको कौन घटा रहा है? उसको पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड घटा रहा है। जो विद्युत क्षेत्र पराविद्युत पदार्थ की पट्टी में उत्पन्न हो रहा है वो उसके जो है फील्ड को घटाने का, तो फलस्वरूप जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो घटा हुआ प्राप्त होता है। तो परावैद्युत ध्रुवण की प्रक्रिया में हम ये देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है वो उसका किसके बराबर हो रहा है? मूल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई है और जो पराविद्युत पदार्थ की पट्टी में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उन दोनों के अंतर के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि परावैद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं, और परावैद्युत ध्रुवण की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट जाता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखते हैं कि परावैद्युतांक क्या है, फिर ध्रुवण सदिश किसे कहते हैं, फिर वैद्युत प्रवृत्ति क्या है, और परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। इन सारी भौतिक राशियों को देखते हैं, और सारी की सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है, परावैद्युत ध्रुवण से ही रिलेटेड है। तो जो पहली परिभाषा है वो है परावैद्युतांक, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये है परावैद्युतांक। ये हम पिछले कई सारे प्रश्नों में पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ कैपिटल के एक नियतांक है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब वो परावैद्युतांक किसी मीडियम के लिए परिभाषित होता है,
लेकिन उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, वो परिभाषित कैसे होता है। हमने यहाँ पर अभी अभी देखा है कि हमने कौन सा विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है, वेक्टर ई नॉट, ठीक है ना। कौन सा विद्युत क्षेत्र भी आरोपित किया था परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर, वेक्टर ई नॉट विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था ऐसे। तो ये विद्युत क्षेत्र और जो विद्युत क्षेत्र जो है घटा हुआ जो हमको प्राप्त हो रहा है वो कौन सा विद्युत क्षेत्र है, वो वेक्टर ई है। ये परावैद्युत ध्रुवण की प्रक्रिया के बाद जो विद्युत क्षेत्र घटा हुआ प्राप्त हो रहा है वो कौन सा है, ये। इन दोनों राशियों का जो अनुपात है वो कांस्टेंट होता है और उसी कांस्टेंट को हम कैपिटल के से दर्शाते हैं और वही कैपिटल के कहलाता है परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, आरोपित विद्युत क्षेत्र और नेट विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। आरोपित विद्युत क्षेत्र और नेट विद्युत क्षेत्र के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। आरोपित विद्युत क्षेत्र आरोपित विद्युत क्षेत्र एवं नेट विद्युत क्षेत्र के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है ना। इसका जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, सूत्र कैपिटल के इक्वल टू आरोपित विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई नॉट और नेट विद्युत क्षेत्र ई के। इसको हम परिमाण के रूप में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो के बराबर किसके हो गया, ई नॉट अपॉन ई के। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इनमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसी, तो सिंस चूँकि जो कैपिटल ई है जो वो लेस देन किसके हो गया, ई नॉट के। देयरफॉर जब ई का मान जो है ई जीरो से कम है तो के का मान जो है एक से अधिक होगा। तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक हमेशा एक से अधिक होता है। ये हो गया परावैद्युतांक। दूसरी परिभाषा किसकी है, ध्रुवण सदिश की। देखते हैं कि वो क्या है ध्रुवण सदिश। तो पहली चीज़ ये है कि ध्रुवण सदिश को हम वेक्टर पी से दर्शाते हैं और किसी ध्रुवित परावैद्युत माध्यम के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को हम ध्रुवण सदिश या सिर्फ ध्रुवण कहते हैं। हमने अभी अभी देखा है यहाँ पर कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उसमें ध्रुवण की क्रिया हो जाती है, यानी कि जो पहले उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य था उसका कुछ न कुछ नेट द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। तो वही द्विध्रुव आघूर्ण जो है प्रति एकांक आयतन में अगर हम कैलकुलेट करें तो वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ध्रुवण सदिश। तो किसी ध्रुवित माध्यम के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम केवल ध्रुवण भी कहते हैं। जैसे शार्ट में परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं ना, जैसे हमने पहले ही बता दिया, बार बार इस वीडियो को आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि ध्रुवण सदिश क्या है। किसी भी परावैद्युत पदार्थ को अगर हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो परावैद्युत ध्रुवण की क्रिया उसमें प्रारंभ होती है, परावैद्युत ध्रुवण हो जाता है, यानी कि उसके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है
वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। तो पहले जो उस पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य था, वो कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण उसका हो जाता है, और जितना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उतना ही अधिक उसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो ये ध्रुवण सदिश कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि वही जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा है वो प्रति एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम ध्रुवण सदिश कहते हैं। जो द्विध्रुव आघूर्ण पूरे के पूरे पट्टी में है उसको हम प्रति एकांक आयतन में अगर मेजर करते हैं तो वो ध्रुवण सदिश कहलाता है, उसको हम वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो ये दूसरी परिभाषा हो गई ध्रुवण सदिश की। तीसरी परिभाषा है, दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई, परावैद्युतांक हो गया और ध्रुवण सदिश हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है। ये भी एक मेजर्ड वैल्यू है, विद्युत प्रवृत्ति का भी हम मापन कर सकते हैं। विद्युत प्रवृत्ति देखते हैं, और इसको काई, ये काई है, एक्स जैसे तिरछा एक्स जैसे दिख रहा है, इसको हम काई बोलते हैं। विद्युत प्रवृत्ति ये क्या चीज़ है, इसको हम देखते हैं। तो किसी भी समांगी माध्यम में जो ध्रुवण सदिश है वो नेट विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ जो ध्रुवण सदिश वेक्टर p है वो नेट विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। नेट विद्युत क्षेत्र क्या है वो परिभाषित किया जा चुका है। अगर यहाँ पे अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक, ये काई है, और इस काई का गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा, जहाँ काई एक नियतांक है, काई एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, जिसे परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना। काई एक नियतांक है जिसे परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। अगर हम परिमाण के रूप में लिखें तो इसको इस तरीके से, अगर काई का फार्मूला लिखते हैं तो काई इक्वल टू हो जाएगा किसके, p अपान ई के। ये चीज़ हम याद रखेंगे, काई इक्वल टू p अपान ई, जहाँ p क्या है ध्रुवण सदिश का परिमाण है और e क्या है नेट विद्युत क्षेत्र का परिमाण। एक परिभाषा और हो सकती है ध्रुवण सदिश का, एक परिभाषा और है, ध्रुवण सदिश जो p होता है वो सिग्मा p के बराबर होता है। ठीक है ना। ध्रुवण सदिश का जो परिमाण है ध्रुवित आवेशों के पृष्ठ घनत्व, इसको आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, और ध्रुवित आवेशों के पृष्ठ घनत्व के बराबर होता है। इन सारे टॉपिक्स को बच्चे जो है बुक उठा के पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो परावैद्युतांक हो गया, ध्रुवण सदिश हो गया, वैद्युत प्रवृत्ति हो गया। अब बचा लास्ट टॉपिक, इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक है परावैद्युत सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए। परावैद्युत सामर्थ्य, उसको हम देखते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य ये क्या चीज, ये कौन सी राशि है, इसको हम देखते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये क्या चीज़ है उसको हम देखते हैं। क्या होता है कि जब अभी अभी हमने देखा है कि दो प्लेटों के बीच अगर किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रख दिया जाए और धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ाते जाएं तो उसमें ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसका मापन हम प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी उसका मान बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जो अभी केवल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का प्रदर्शन कर रहे थे उसमें विद्युत का चालन होने लगता है। अगर हम ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं तो वो पदार्थ पराविद्युत पदार्थ नहीं रह जाता है, वो चालक जैसा व्यवहार करने लगता है। तो मतलब विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जहाँ तक पदार्थ जो है पराविद्युत पदार्थ बना रहता है वो मान कहलाता है, उसे कहते हैं पराविद्युत सामर्थ्य कहलाते हैं। विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर
परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन, परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते हैं, परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ा, थोड़ा सा भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो वो फिर परावैद्युत पदार्थ नहीं रह जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल आते हैं उसमें, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल आते हैं तो पदार्थ चालक जैसा व्यवहार करने लगता है। जैसे वायु की जो परावैद्युत सामर्थ्य है, यहाँ पे हम एक महत्वपूर्ण, वायु की परावैद्युत सामर्थ्य 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होती है। यानी कि अगर इससे ज़्यादा, ये मतलब विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है जब तक कि वो परावैद्युत जैसा व्यवहार करेगा, और इससे अधिक मान बढ़ा दे तो चालक जैसा व्यवहार करने लगता है, क्योंकि उस कंडीशन में उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। तो बच्चों हमने 4 परिभाषा देखी, परावैद्युतांक के, ध्रुवण सदिश P, वैद्युत प्रवृत्ति काई एवं परावैद्युत सामर्थ्य। हमने 4 परिभाषाओं को देखा। अब हम K और काई में संबंध जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कैपिटल K एवं काई में संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति में क्या संबंध, परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। अभी अभी हमने संबंध निकाला है, जो नेट विद्युत क्षेत्र होता है उसका परिमाण किसके बराबर होता है, E0 माइनस EP के बराबर होता है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। किंतु जो EP है उसको हम परिभाषित करते हैं, जो EP है यानी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान किसके बराबर होगा, सिग्मा P/ε0 की, ठीक है ना। या इसको हम सिग्मा P को अभी हमने P के बराबर किया था ना, P/ε0 लिख लेते हैं, ठीक। इसलिए जो अब E हो गया किसके बराबर हो गया, E इक्वल टू हो गया E0 माइनस P/ε0 की, ठीक है। किंतु जो P है ध्रुवण सदिश जिसको हमने अभी भी परिभाषित किया है वो